हाय एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेचर लोग। कैसे हैं आप सभी लोग। जॉन मिल्टन के PYQs हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करेंगे 101 से और देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो आपका बचा हुआ MCQ है मिल्टन से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद जो डिटेल वर्क्स हैं वो मैं कंप्लीट करा ही रही हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 101 से। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज, सैमसन एगोनिस्ट जो वर्क है उसके ऑथर कौन थे। ऑप्शन ए है जॉन फ्लेचर, ऑप्शन बी है जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी है जॉन वेबस्टर एंड ऑप्शन डी है बेन जॉनसन। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि हम जॉन मिल्टन को कवर कर रहे हैं, सो दैट आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेकिन जिसको नहीं पता या जो न्यू है उसके लिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बी यानी कि जॉन मिल्टन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन अपार्ट। लाइन्स देखिए, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, आपको बताना है किसका पार्ट है। ऑप्शन ए है लेसिदस, बी है ग्रेज एलिजी एंड सी है स्कॉलर जिप्सी एंड डी है इन मेमोरियम। कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। पूछा जा रहा है कि ये किसका पार्ट है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लेसिदस। ये लेसिदस से ली गई लाइंस हैं। फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ठीक, ये लाइंस ली गई हैं और ये किसके लिखी गई हैं। तो ये एक पहली बात तो एलिजी है एंड इट वाज रिटन फॉर किसके लिए, एडवर्ड किंग के लिए। ठीक है, कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर से बता दे रही हूँ, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए। एडवर्ड किंग के लिए लिखा गया है एंड इन द ईयर 1637। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन वॉज क्या थे, एक एलिजाबेथन पोएट थे ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे, या फिर ऑप्शन सी जैकोबियन पोएट थे, या फिर ऑप्शन डी अ क्लासिकल पोएट। जॉन मिल्टन वॉज, बताना है आपको। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये इस बात का प्रूफ है कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आपको किसी भी राइटर की एज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ना है कि वो किस एज को बिलोंग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि जो मिल्टन है ना, वो जैसा कि मैंने आपसे बताया एज ऑफ मिल्टन को तो कवर करते हैं, यानी 1625 से उनका जो जन्म है वो देखिए 1608 में हुआ था। तो अगर उनको अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम्स बट हाफ हिज फो। ये लाइंस कहां से ली गई हैं, द लाइन ऑकर्स इन, फर्स्ट है यानी कि ए ऑप्शन है वीनस एंड एडोनिस। ये देखिए नंबरिंग गलत है, यानी कि इसको आप बी कर लीजिएगा। तो टिंटर्न एबे, सी है पैराडाइज लॉस्ट एंड डी है आपका क्रिस्टेबल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये लाइंस कहां से ली गई हैं, देखिए पहले इस लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हु ओवरकम्स बाई फोर्स, यानी कि कौन जो है वो बल से जीतता है, यानी ताकत से कौन जीतता है। हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, उसने अपने आधे शत्रु पर विजय पा ली है। ठीक, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये जो पैराडाइज की लॉस्ट की लाइंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी लाइंस को भी मैं आपको कवर कराऊंगी। मैं अभी वर्क कर रही हूँ इस पर, तो जैसे ही मैं वर्क करके पूरी इसका टाइप करवा लेती हूँ मैटर, तुरंत ही मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाऊंगी, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। जो क्रिटिसिज्म है वो भी बताऊंगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी, कैरेक्टर्स बताऊंगी, समरी बहुत ही डिटेल बुक बाय बुक बताऊंगी। ऐसा नहीं जैसे और जगह आपको मिल जाता है कि बस एक समरी बताकर चल दिए, या जब बुक 1 बुक 2 बुक 3 पढ़ाया तो बस एक एक लाइन बता दिया। नहीं,
ऐसी समरी बताऊंगी जहां से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत ही डिटेल में। तो अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन को हिट कर लिया हो, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है उसके अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। Who of the following became blind? इनमें से कौन ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था? तो ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है पीजी वुडहाउस एंड डी है टेनिसन। टेनिसन नहीं, सॉरी, टेनिसन का मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में, वैसे यहाँ पर इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इनका फुल नेम क्या है? लॉर्ड एल्फ्रेड टेंशन। ठीक है, तो जो टेनिसन है वो है, बताइए कौन ब्लाइंड हुआ था? तो ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन। लेकिन ये उन्हीं के लिए इजी है जिन्होंने पढ़ा है। इजी और टफ क्वेश्चन हमेशा ही मैं कहती हूँ आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। कोई भी एक क्वेश्चन हर व्यक्ति के लिए इजी और हर व्यक्ति के लिए टफ नहीं हो सकता। 106 पैराडाइज रीगेन वॉज, जस्ट अ सेकेंड, वेट जस्ट अ सेकेंड, मुझसे एक मिस्टेक हो गई एंड दैट इज मैंने माइक नहीं लगाई थी। अभी माइक मैंने लगा ली है। आई होप आप लोगों को जो है अच्छे से आवाज आ रही होगी। मैं माइक भूल गई थी और मुझे लग रहा था कि इतना धीमा आवाज कैसे जो है, फिर मुझे याद आया बिल्कुल सडनली कि मैंने माइक तो लगाया ही नहीं है। चलिए मैंने अब लगा लिया, आई होप अब आपको क्लियर होगा। पैराडाइज रीगेन वॉज अ वर्क ऑफ, पैराडाइज रीगेन किसका वर्क है? तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जॉन मिल्टन। राइट, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन दोनों ही किसके वर्क हैं? जॉन मिल्टन के हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन? इनमें से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं है? ठीक है, तो जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कैथरीन फ्रैंक। कौन नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैथरीन फ्रैंक। ये जो तीनों लोग हैं, ये लोग जो हैं कहाँ के हैं? ब्रिटिश सिटीजन हैं, ब्रिटेन के हैं। और ये जो है जॉन मिल्टन, उनका तो जन्म आपको पता ही है ना, ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में हुआ था। तो ये जो है कैथरीन फ्रैंक, इनका ही जन्म यहाँ पर, यानी कि ये ब्रिटिश की सिटीजन नहीं है। तो ये कहाँ की है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ की हैं? ये है आपकी अमेरिका की, यानी कि ये अमेरिकन ऑथर एंड बायोग्राफर हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अगला क्वेश्चन है व्हेन सैटर्न सेज, जब सैटर्न कहता है ओ myriads of immortal spirits, O powers matchless, but with the Almighty, and that strife was not inglorious, though the event was dire, as this place testified। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की ये लाइन है और लाइन नंबर 622 से 625 की ये लाइन है। और इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है? हिज एड्रेसिंग। ये जो सैटर्न है ये बोलते हुए ये किसको एड्रेस कर रहा है आपको बताना है। अपने फ्रेंड्स को, अपने एनिमीज को, अपने फॉलोअर्स को, या फिर ईव को, जो एडम एंड ईव के ईव है ना, उनको। बताइए किसको एड्रेस कर रहा है इन लाइन्स पे? इन लाइन्स का मतलब बता दो पहले आपको। यहां पर कहता है ओ माइरेट्स ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट्स, हे असंख्य अमर आत्माओं, ओ पावर्स मैचलेस, हे अतुलनीय शक्तियों, बट लेकिन आलमाइटी सर्वशक्तिमान के साथ, यानी ईश्वर के साथ। आलमाइटी मीन्स जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, गॉड है, उसके साथ दैट स्ट्राइफ वॉज नॉट इनग्लोरियस, यानी वो जो स्ट्राइफ था, जो ऑलमाइटी के साथ हुआ, यानी गॉड के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ था, स्ट्राइफ हुआ था, वो बहुत ही ग्लोरियस नहीं था। यानी कि वो कैसा था? वो बहुत संघर्षपूर्ण और अपमानजनक था। दो द इवेंट वॉज डायर, हालांकि घटना कैसी थी? भयानक थी। ठीक है, एक मिनट, नॉट है, सॉरी, यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पर ये है कि जो वो संघर्ष था वो कैसा था? अपमानजनक नहीं था। ठीक है, इनग्लोरियस, नॉट इनग्लोरियस।
क्या हो जाएगा, तो वो किसको बोलता है, अपने फॉलोअर्स को बोलता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉलोअर्स। वो जो अब अपने फॉलोअर्स को, जो कि उसको मानने वाले लोग होते हैं, जो हेल में उसके साथ होते हैं, उनको वो क्या करता है, एड्रेस करता है ये कहते हुए। जब वो लेक से उठता है तो भी वो एड्रेस करता है अपने फॉलोअर्स को। तो काफी सारी लाइंस उसने बोली हैं। सैटर्न की लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं तो व्हाट डज मिल्टन मेंट बाय द वर्ड फर्मामेंट। फर्मामेंट वर्ड का क्या मतलब है इस लाइन में, ये जो लाइन दी हुई है 2 लाइन, इसमें जो वर्ड आया हुआ है फर्मामेंट, इसका मतलब क्या है। नॉट ग्लूड द फर्मामेंट विथ लिविंग sapphires hespers that led in book 4 लाइन 605 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की 605वीं जो लाइन है बुक नंबर 4 में, उसमें ये कहा गया है। तो उसमें फर्मामेंट का मतलब आपसे पूछ रहा है। तो एक्चुअली ये जो लाइन है ना, इनमें से आपको 2-3 वर्ड समझने हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो है, नाउ ग्लूड द फर्मामेंट विथ लिविंग sapphires hespers that led, इसका मतलब है कि अब जो आकाश है ना, वो जीवित नीलमणि से क्या हो उठा है, जगमगा उठा है। तो यहाँ पर जो फर्मामेंट है, इसका मतलब क्या होता है, स्काई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर बात करें हम सफायर का, तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ना, ये स्पेलिंग नहीं रहेगी, ये एक्चुअली इसका मीन होता है। ये जो सफायर्स लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सफायर नहीं, यहाँ पर करेक्ट है। मतलब आप दोनों ही समझ लीजिए, मैं लिख दे रही हूँ, SAPHIRS, ठीक है। सफायर्स का मतलब क्या हो जाता है, SAPPHIRES, सफायर्स। सफायर्स में क्या होता है, नीलमणि, क्या होता है, नीलमणि, राइट। तो ये इसका मतलब हो गया सफायर का। और फर्मामेंट का मतलब मैंने बताया ही आपको, स्काई होता है। एंड एक चीज और आप समझ लीजिए, ये जो हेस्पर है ना, ये क्या है, अनदर नेम ऑफ वीनस। क्या है, जो वीनस है, हमारा वीनस ग्रह जो है, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हेस्पर। तो इसमें 3 मीनिंग आपको दी गई है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये झारखंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, 2017 में आई थिंक ये पूछा गया है। 2017 का ही तो है शायद, हाँ 2017 में ही ये पूछा गया है, झारखंड पीजीटी 2017 में। तो यहाँ पर फर्मामेंट का मतलब पूछा है। हो सकता है आपके एग्जाम में हेस्पर का मीनिंग पूछ दे या फिर सफायर का, तो आप ध्यान रखोगे कि क्या इसका मीनिंग है। आगे देखिए, Which of the following statement is true of Milton Paradise Lost? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक। बी है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। सी है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रोमन कैथोलिक इंग्लिश एपिक। या फिर डी है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ ट्रू वर्जिलियन एपिक। क्या है भैया, ये आपको बताना है। प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक है या फिर रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक है। तो ऑब्वियसली बी इज करेक्ट अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक पुनर्जागरण रिवाइवल है, रेनेसा है एंड प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक भी है। इसको जो है पैराडाइज लॉस्ट को सेकेंडरी एपिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एपिक भी बोला जाता है। और ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ध्यान रखेंगे, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 111, इन Book 1 of Paradise Lost, Milton invokes the heavenly muse Urania. She is the muse of. तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जो मिल्टन इन्वोक करते हैं 4 बार हेवनली म्यूज को, तो एक्चुअली उस म्यूज का नाम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये 4 था एक्चुअली, यहाँ पे जो मैंने कट कर दिया, ये आप कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। क्या हो जाएगा, म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये जो यूरेनिया है ये म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 112, Milton has composed the magnificent epic Paradise Lost in
आपसे पूछ रहा है किस पैटर्न में उसको लिखा गया है, यानी कि क्या उसका स्ट्रक्चर और मीटर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन बी है इंग्लिश हेरोइक वर्स विदाउट राइम, या फिर ऑप्शन सी है फ्री वर्स, ऑप्शन डी है राइम्ड वर्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, अगर आपको पता है ब्लैंक वर्स के बारे में तो आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज अगर ब्लैंक वर्स लिख के आ गया तो आपको वो टिक करना है। लेकिन यहाँ पर ब्लैंक वर्स का जो स्ट्रक्चर है ना उस तरह से लिख कर पूछ दिया है, तो अगर किसी को ब्लैंक वर्स नहीं पता है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, बस उसने रट रखा है कि मिल्टन यूजेस ब्लैंक वर्स इन हिज पैराडाइज लॉस्ट, तो वो कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं अटेम्प्ट कर सकता, ट्रस्ट मी। अगर उसने सिर्फ सॉरी ये वर्ड ब्लैंक वर्स को रट लिया है, लेकिन अगर उसने समझा है कि एक्चुअली ब्लैंक वर्स क्या होता है तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। तो ये जो ब्लैंक वर्स होता है ना, ये आइएम्बिक पेंटामीटर तो होता है लेकिन ये अनराइम्ड होता है, मीन्स यहाँ पर कोई जो राइम है, वर्ड्स जो है वो राइम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनराइम्ड iambic pentameter, that is also called blank verse. I think I'm clear। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। The fall of Saturn as depicted in book 1 of Paradise Lost lasted for 9 days। ये जो सैटर्न का फॉल है बुक 1 में जो बताया गया है, जब बुक 1 स्टार्ट होती है तो आप देखोगे कि इसी से स्टार्ट होती है, यानी कि जो ये फॉलन एंजल्स हैं ये गिर रहे होते हैं और गिरकर एक लेक में जो है वो पड़े हुए होते हैं। तो वो जो लेक होती है, हालांकि वो लेक ऑफ फायर होती है, आग की लेक होती है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वो फायर की लेक होते हुए भी उस फायर से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, जरा सी भी रोशनी नहीं आ रही है। तो वही आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि जो सैटर्न है उसका फॉल कितने दिन तक होता है। तो ना ही सैटर्न बल्कि वहां पर जितने भी फॉलन एंजल्स हैं जब वो गिरते हैं तो वो 9 डेज तक क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। थ्रू नाइट में लिम्बो फॉर 9 डेज एंड लैंडिंग इन द डेप्थ ऑफ हेल। ठीक है, कहाँ जाते हैं? डेप्थ ऑफ हेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9 डेज तक वो क्या करते हैं, गिरते हैं। उसके बाद 114 द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। ये जो ओपनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है ये किसका गुड एग्जाम्पल है? हीरोइक कपलेट का, मेल्टोनिक वर्स इन्वर्जन का, स्प्रंग रिदम का एंड हाइपरबोली का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूरे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइन्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्टोनिक इन्वर्जन। मिल्टन जो है जनरली आपने देखा होगा कि वो अपने वर्क्स में क्या करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इन्वर्जन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उन्होंने जो बुक नंबर 1 है उसमें किसका यूज किया है? मेल्टोनिक इन्वर्जन का यूज किया है। तो आई थिंक क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं कैसे उन्होंने यूज किया है। जो डार्कनेस इनविजिबल है वहां पर विजिबल डार्कनेस का यूज है। विजिबल डार्कनेस, डार्कनेस इनविजिबल। ये देखिए इन्वर्जन है ना, तो इस तरह से उन्होंने इसका यूज किया है, इस तरह से उसको उलट कर लिखा है, यानी कि जो वर्ड पहले आना चाहिए उसको उन्होंने बाद में लिखा है और बाद वाले वर्ड को पहले लिखा है। इसी को बोलते हैं मिल्टोनिक इन्वर्जन। तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग said that Milton belongs to the devil's party without knowing it। बहुत ही फिसड्डी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार करा चुकी हूँ, इसकी ट्रिक भी बता चुकी हूँ। किसने कहा है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही, विलियम ब्लैक। यानी जिसका मन काला है, जो ब्लैक है, वो क्या है? डेविल के बारे में ही बात करेगा। तो बस जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, याद करने के लिए कि जब भी आप डेविल देखो तो आपके दिमाग में आए डेविल। अरे डेविल कैसा होता है? डेविल तो बहुत ब्लैक कलर का होता है। इट मीन्स विलियम ब्लैक ने ये लाइंस बोली हैं। तो यहाँ पर आप ट्रिक करके इस तरह से इसको याद कर सकते हो।
जस्ट याद करने के लिए बताया है, ये मत भूलिएगा कि आपने विलियम ब्लैक को तो बुरा बोल दिया, ब्लैक बोल दिया, नहीं, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 116, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ, ये किसका है? जॉन मिल्टन, थॉमस ग्रे, ओलिवर। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने गलत टाइप किया है, एक्चुअली जो है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है वो ओलिवर गोल्ड स्मिथ होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए गोल्ड स्मिथ, राइट, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ होगा, ये यहाँ नहीं होगा। अब समझ में आया? जॉन मिल्टन, नहीं तो लग रहा था जॉन मिल्टन, ओलिवर कौन है, गोल्ड स्मिथ कौन है भैया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन हो जाएगा। जॉन मिल्टन का ही ये सोनेट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर ऑन व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 117, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, इनमें से किसने अपनी जो राइटिंग है वो पहले लिखना स्टार्ट किया? तो आप इनका, अगर आपको पीरियड पता है, आपको इनका एज पता है, आपको इनका डेट ऑफ बर्थ पता है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल लोगे कि किसने जो है इसको सबसे पहले अपनी वर्क स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पी.जी. वुडहाउस। जी हाँ, अगर आप गेस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सब में से विलियम शेक्सपियर सबसे पहले के हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर सबसे पहले के हैं, तो जब वो पहले के हैं तो पहले लिखेंगे भी, यानी कि क्या हो जाएगा 1564 के, मतलब आप ये देखिए ये जो पीरियड है ये डिपेंड करता है इनसे, तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी राइटिंग जो है वो इन चारों में से स्टार्ट की। अगला क्वेश्चन, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट्स द स्पीच रिदम्स ऑफ एडम एंड ईव मैरिटल क्वेरल, यानी कि कौन सी बुक में ये जो एडम और ईव हैं उनकी जो ये रिदमिक स्पीच है मैट्रिकल क्वेरल के बारे में, यानी वैवाहिक झगड़े के बारे में, वो आपको किस में मिलती है? वो क्या करते हैं, उनके बीच ये क्वेरल होता है, उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अलग अलग काम करने के लिए चले जाएंगे, और ये एक बहुत अच्छा मौका होता है सैटर्न के लिए कि सैटर्न जो है वो टेम्प्ट कर सकता है किसको, ईव को, क्योंकि ईव को टेम्प्ट करना बहुत आसान है। अगर लड़की की थोड़ी सी खूबसूरती के बारे में बात की तो लड़कियां अपने आप जो है वो फ्लैट हो जाती हैं, तो यही जो तरीका है वो अपनाया था किसने, सैटर्न ने। तो आपको इस यहाँ पर आंसर देना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि बुक 9 करेक्ट है। बुक 9 में एक्सप्लेन किया गया है कि जो इनका एडम एंड ईव है उनका एपेटाइट फॉर नॉलेज हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है, एंड देयर हंगर ऑफ गॉड हैज बीन क्वेंस्ड, ये जो है वो दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की गई है बुक नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज मिल्टन्स मॉडल व्हेन ही recast the first edition 1667 of Paradise Lost in 10 books to 12 of second edition, यानी फर्स्ट एडिशन से सेकेंड एडिशन जो है वो किसके मॉडल पे करके किया गया है? तो क्या हो जाएगा, ल्यूकैन, वर्जिल, ओविडिया, होमर, किसके मॉडल पे बेस करते हुए इसको जो है उसकी 2 बुक को स्प्लिट करके 12 बुक्स में किया गया है? क्या हो जाएगा, वर्जिल हो जाएगा, क्योंकि जो वर्जिल है उनका जो वर्क है वो क्या है, मतलब कि एक एनीड है, तो एनीड की जो जर्नी है वो दिखाई गई है, इन्होंने 2 पार्ट में दिखाई है, बुक 1 से बुक 6 दिखाई है और बुक 7 से बुक 12 दिखाई है। तो इसी को मॉडर्न मानते हुए जॉन मिल्टन है वो भी अपना पैराडाइज लॉस्ट जो उन्होंने रियल में लिखा था वो इन्होंने 10 बुक्स में लिखा था, राइट, बाद में इन्होंने स्प्लिट किया है और उसके बाद इन्होंने 12 बुक्स में लिखा है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि कौन कौन से बुक को उन्होंने डिवाइड किया है, ये आप बताओगे, आपका होमवर्क है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ। जस्ट इससे पहले भी जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तो वहां पर मैंने बताया था कि कौन कौन सी बुक को इन्होंने स्प्लिट करके ये जो बुक्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई है, ठीक है, और इसको 12 बुक्स में किया है इस मॉडल से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैसा कि अभी मैंने बताया था वर्जिल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्जिल जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रॉम
whose work did John Milton take the epigraph to his Areopagitica? तो ये बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है सोफोक्लीज, बी है प्लेटो, सी है यूरिपिडस एंड डी है मोर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी कि यूरिपिडस जो है वो राइट आंसर है। यूरिपिडस ही क्या करता है जो है वो उनके वर्क से जो है इन्होंने लिया है ये एपिग्राम। किसने लिया है? जॉन मिल्टन ने लिया है। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है इन्होंने एरियोपैगिटिका में, राइट। आगे देखिए, इन बुक पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इवोक्स हेवनली म्यूज यूरेनिया। ये जो यूरेनिया है, हेवनली म्यूज, इनको जॉन मिल्टन जो है वो इन्वोक करते हैं, आवाहन करते हैं एट द बिगनिंग ऑफ विच 2 बुक्स। स्टार्टिंग की कौन सी 2 बुक्स में? ऑप्शन क्या है आपको बताना है। राइट ऑप्शन क्या है? बुक 1 में, बुक 4 में, बुक 9 में या बुक 7 में? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यानी कि बुक नंबर 1 जब आप स्टार्ट करते हो तभी आप देखते हो वहां पे वो हेवनली म्यूज का आवाहन करते हैं और बताते हैं कि वो उनको ये सारी चीजें बताएं ताकि वो इन सारी चीजों को लिख सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड डी, यानी कि ये वाला आपका सही हो। जस्ट अ सेकेंड, हट जाओ भैया कहीं को, देखने तो बच्चों से क्या दुश्मनी है आपको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड डी। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन। आज मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। एक्चुअली आज जो है ये आपके PYQ क्वेश्चंस की जो सीरीज थी ये पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। और इस सीरीज में ना कि सिर्फ TGT के और PGT के या क्वेश्चन है, बल्कि इसमें आपको नेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आपको DSSB के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें NVS के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें KVS के क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ इसमें जो है आपको झारखंड के क्वेश्चन, झारखंड PGT के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं का जो कलेक्शन है वो आपको इन सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं इनमें मिल जाएंगे। LT का भी है इसमें, ठीक है, LT के क्वेश्चंस भी जो है वो दिए गए हैं। तो अगर आपने इसको अपने आप में कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, लर्न कर लिया, तो समझ लीजिए आपने एक बहुत अच्छी पकड़ जो है वो अपनी बना ली है। इसी पे और अच्छे से वर्क करते रहिए और क्वेश्चंस ले आऊंगी और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेक श्योर के बिना सब्सक्राइब किए हुए बेल आइकन को हिट किए हुए ना जाए, ताकि इस फैमिली का जो मतलब एक कह लीजिए काउंट है वो भी बढ़े, ठीक है, उनकी संख्या भी बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।